standard electrode potentials. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आयनाइजेशन थैलेपीज के बारे में डिस्कस किया था एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इन्हीं चीजों के डिपेंडेंट एक और फैक्टर राइज होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंडेंट फैक्टर होता है ये। आयनाइजेशन थैलेपीज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं regarding the thermodynamic stability of the transition metal compounds in different oxidation states. जो आयनाइजेशन थैलेपी का आप कह सकते हो जो रहता है आपका इन्फ्लुएंस जो रहता है या सिग्निफिकेंस जो रहता है, it tell us about the thermodynamic stability of the transition metal compounds in different oxidation states. Normally क्या रहता है जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, smaller the ionization enthalpy of the metal, the stabler is the compound. Smaller the ionization enthalpy of the metal, the stabler will be its compound. ठीक है, ये जनरल सा एक ट्रेंड रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, आपके पास निकल एंड प्लेटिनम की बात करते हैं, ठीक है, निकल एंड प्लेटिनम, निकल और प्लेटिनम। इस केस में जो फर्स्ट 4 आयनाइजेशन थैलेपीज होती हैं, जब निकल की बात करें, निकल की बात करें, द सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन थैलेपीज एंड नेक्स्ट 2 I3 प्लस I4, इनकी अगर बात करते हैं तो निकल के केस में फर्स्ट 2 आयनाइजेशन थैलेपीज का सम रहता है 2.49 into 10 raised to 3 किलो जूल पर मोल में है यूनिट्स। ये जो आयनाइजेशन थैलेपी है किलो जूल पर मोल, सॉरी कंप्लीट। जो इसकी थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन थैलेपी रहती है वो रहती है 8.80 into 10 raised to 3 ये रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लेटिनम की, प्लेटिनम के केस में जो फर्स्ट आयनाइजेशन थैलेपी है वो है 2. सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन थैलेपी 2.66 into 10 raised to 3 किलो जूल पर मोल। और जो इसकी थर्ड एंड फोर्थ आयनाइजेशन थैलेपी का सम है वो है 6.70 into 10 raised to 3 ये रहती है। तो जो टोटल सम बनता है पूरे सारे का सारा आयनाइजेशन थैलेपी का जो टोटल बनता है वो निकल के केस में बनता है, इस केस में ये बनता है टोटल 11.29 into 10 raised to 3 किलो जूल पर मोल। और इस केस में प्लेटिनम के केस में ये बनता है 9.36 into 10 raised to 3 किलो जूल पर मोल। अब यहां से क्या है कि जो फर्स्ट 2 आयनाइजेशन थैलेपीज का सम है निकल के लिए, ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 2 आयनाइजेशन थैलेपीज, सम ऑफ first 2 ionization therapies of nickel that is less than that of platinum.
फर्स्ट 2 आयनाइजेशन थैलेपीज की बात हो रही है, फर्स्ट 2 की, ये वाला दिस वन। निकल के लिए 2.49 है और प्लेटिनम के लिए 2.66 है, तो निकल के लिए कम हो गया फर्स्ट 2 आयनाइजेशन थेरेपीज का सम। तो इसी वजह से जो आयनाइजेशन थेरेपी ऑफ निकल है टू निकल 2 पॉजिटिव आयंस, निकल टू पॉजिटिव आयंस फॉर्मिंग की जो टेंडेंसी रहती है ये एनर्जेटिकली फेवरेबल रहती है, मतलब फेवरेबल रहती है, ये मतलब इजीली पॉसिबल है, ठीक है जी। निकल टू पॉजिटिव एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम के मुकाबले एज कंपेयर टू प्लेटिनम निकल कैन फॉर्म मोर इजीली निकल टू पॉजिटिव आयंस। तो यही कारण है कि जो निकल 2 कंपाउंड्स हैं दे आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 कंपाउंड्स। इसी वजह से जो निकल 2 पॉजिटिव कंपाउंड रहते हैं, निकल 2 पॉजिटिव कंपाउंड जहां पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 रहती है, ये थर्मली मोर स्टेबल होते हैं देन दोज ऑफ प्लेटिनम 2 कंपाउंड्स। ये रहता है क्यों? क्योंकि जनरली जैसे मैंने अभी आपको बताया ये है कि स्मॉलर द आयोनाइजेशन थैलेपी ऑफ द मेटल स्टेबलर इज इट्स कंपाउंड्स। जितनी आयोनाइजेशन थेरेपी किसी मेटल की कम होगी उसका कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, दिस इज द केस, ठीक है जी। तो इस वजह से निकल 2 कंपाउंड जो रहते हैं वो ज्यादा स्टेबल रहते हैं देन दैट ऑफ प्लेटिनम। लेकिन जब हम बात करते हैं ओवरऑल, ठीक है, दो के केस में तो ऐसा, लेकिन जब ओवरऑल करें चारों आयोनाइजेशन थेरेपीज तो आप देख सकते हो कि अब निकल की बढ़ गई और प्लेटिनम की कम है। प्लेटिनम के केस में 4 आयोनाइजेशन थेरेपीज का सम जो है वो 9.36 बनता है, लेकिन निकल के केस में 11.29 है विच इज ग्रेटर। तो यहां पे आप क्या नोटिफाई कर रहे हो, यहां पे आप ये देख रहे हो कि प्लेटिनम 4 कंपाउंड जो होते हैं, प्लेटिनम 4 कंपाउंड्स, प्लेटिनम 4 कंपाउंड्स ये रिलेटिवली मोर स्टेबल रहते हैं देन निकल 4 कंपाउंड्स। ये ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं देन निकल 4 कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन द आयनाइजेशन एंथैल्पी फैक्टर, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्वा सॉल्यूशंस में, एक्वा सॉल्यूशंस की जब आप बात करते हैं तो वहां पे जो स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। उस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज के ऊपर जब हम एक्वा सॉल्यूशंस की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इन एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के ऊपर वो चीज डिपेंड करती है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ये आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। 3 पर्टिकुलर आप कह सकते हो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं या 3 फैक्टर्स रहते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को इफेक्ट करते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के अकॉर्डिंगली एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी को इफेक्ट डालते हैं, कि ऊपर उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ये कौन से रहते हैं जो फैक्टर्स, मेन फैक्टर्स हैं? एक तो खुद आयोनाइजेशन थेरेपी जो अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज आयोनाइजेशन थेरेपी, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसके साथ 2 फैक्टर और इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, एक एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है जी, डेल्टा H सब्लिमेशन, ठीक है, एक ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और थर्ड फैक्टर आपके पास आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये आपके पास रहते हैं। आयोनाइजेशन थेरेपी, सब्लिमेशन थेरेपी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये रहते हैं।
ये तीन फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं सिंपली। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। अब सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर मेटल है, ठीक है, हमने इसको ऑक्सीडाइज करना है। यहां से आपने मेटल आयन बना लिए, मेटल पॉजिटिव एक्वस +1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, ये कंडीशन। अभी देखने को तो बड़ी सिंपल सी स्टेप लग रहा है, सीधा इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, लेकिन इसके पीछे 3 मेन स्टेप्स वर्कआउट करते हैं। कौन से? सबसे पहले सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन तो लॉस पास में ही होना है, गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो ये आ गया। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है उसको क्या बोलेंगे? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे। सिंपली इसको लिख देते हैं डेल्टा सब्लिमेशन H, स्टैंडर्ड कंडीशन। ये फर्स्ट केस आ गया। सेकंड में अब इसमें से हम लोगों ने गैसीय स्टेट में से इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट करना है। यहां पे यूज होगी आपकी आयोनाइजेशन थेरेपी, ये गैसियस कैटायन बन गया, +1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यहां पे आ गई आपकी आयोनाइजेशन थेरेपी। और थर्ड आपके पास आता है जब हमने इसको एक्वस आयंस में कन्वर्ट करना है, मतलब आपके पास M पॉजिटिव गैसीय आयन बन गई, इनको आपने एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। ये बन गए M पॉजिटिव एक्वस। इस तरह से यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है, जो भी है चेंज टेक्स प्लेस हो रही है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, डेल्टा हाइड्रेशन H, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। ये 3 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये रहता है इस केस में। तो ये चीज, इस चीज को अगर आपको याद हो तो +1 में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। इसको डिस्कस किया गया था बाय बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल के थ्रू इसको डिस्कस किया जाता है, बॉर्न-हैबर साइकिल। ठीक है जी, जो एनर्जी चेंजेस को, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम थर्मोडायनामिक +1 में करके आए हैं, वहां पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था हम लोग ने। तो जनरली क्या होता है, बॉर्न-हैबर साइकिल के अकॉर्डिंगली जो ओवरऑल एनर्जी चेंज रहती है इन तीनों स्टेप्स के विद रिस्पेक्ट टू, जो ओवरऑल एनर्जी चेंज रहती है ऑफ द प्रोसेस, वो किसके इक्वल होती है? डेल्टा H इज इक्वल टू, ये आपके पास रहती है डेल्टा सब्लिमेशन, that is enthalpy of sublimation plus ionization enthalpy plus hydration enthalpy। ये ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो होती है वो इस तरह से बॉर्न-हैबर साइकिल के अकॉर्डिंगली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डेल्टा H है, it gives the enthalpy change required to bring the solid metal to its monovalent ion in aqueous solution। ये डेल्टा H डिस्क्राइब करेगा कि वहां पे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए उस केस में। ठीक है जी, इसी तरह से एनायन के केस में भी, ये तो आ गया कैटायन के केस में,
इसी तरह से एनाइन के केस में भी ऐसे ही ऑब्टेन होती है हमारे पास। इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस करवाते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की जगह पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन लूज करवा रहे हैं। और उस केस में जब एनाइन की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करवाने हैं, तो वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की जगह पे ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस केस में, जब गैसीज एटम को हमने गैसीज एनाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो डेल्टा एच जो है, ये जो डेल्टा एच आप देख रहे हो, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, ये प्रेडिक्ट करेगी स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब डायरेक्टली आप ये बोल सकते हैं कि कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है, ठीक है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी या फिर एक पर्टिकुलर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इस डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड करेगी, या डेल्टा एच हमें हेल्प करेगी टू प्रेडिक्ट दैट पर्टिकुलर स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट। अब जनरली क्या होता है, यू कैन नोट राइट डाउन कर सकते हो, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज, इस एनर्जी चेंज की वैल्यू जितनी ज्यादा स्मॉलर आएगी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन aqueous solution, greater will be the stability of that oxidation state, ठीक है जी। अगेन लिसन केयरफुली, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज, टोटल एनर्जी चेंज कौन सी, ये वाली डेल्टा एच, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन aqueous solution, greater will be the stability of that oxidation state, greater will be the stability of that oxidation state। so जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो कैसे रोल प्रोवाइड करवाता है, यहाँ पे वो आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर मेजर ऑफ टोटल एनर्जी चेंज। ये जो टोटल एनर्जी चेंज है इसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर मेजर ऑफ टोटल एनर्जी चेंज, दैट इज क्वालिटेटिवली the stability of the transition metal ion, the stability of transition metal ion in different oxidation states, in different oxidation states can be determined on the basis of electrode potential data। जो stability of a particular oxidation state रहती है transition metal की in a particular compound, उसको हम एलैबोरेट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा। कैसे, यू कैन राइट द लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द लोअर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लोअर मतलब मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बेसिक कन्वेंशन हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू किसकी फॉर्म में कंसीडर करके चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म। तो आप लिख सकते हो more negative the standard reduction potential of the electrode, more negative the standard reduction potential of the electrode, the more stable is the oxidation state, the more stable is the oxidation state of the transition metal in the aqueous solution। दोबारा फिर से सुन लीजिए अच्छी तरह से, the lower the electrode potential, that is more negative the standard reduction potential of the electrode, the more stable is the oxidation state of the transition metal in the aqueous solution। मतलब कहने का ये है कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो जितनी ज्यादा कम होगी, एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, वो उतनी ही ज्यादा स्टेबल रहेगी उस केस में, समझ रहे हो। इन दिस वे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है जी। सो दीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज
of different metals can be measured by forming the cell with standard hydrogen electrode। जैसा कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके आए हो, बाकी तो आप पता ही है आपको किस किस तरह से हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए। ठीक है जी। तो by knowing the different standard reduction potentials we can easily determine the stability of a particular oxidation state of a transition metal in its compound। ठीक है जी, हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन करना है। अब आता है ट्रेंड्स, वेरिएशन कैसे होती है। ये तो हो गया ओवरऑल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी किस तरह से इफेक्ट डालती हैं। ठीक है जी। नाउ अब ट्रेंड्स कैसे, वेरिएशन कैसे होती है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे ये देखिए आपका ग्राफ है, ये यहाँ पे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है। तो आप देख सकते हो देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड। ये M2 पॉजिटिव टू M है, डाइवैलेंट आयंस की बात हो रही है यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन दीज वैल्यूज। पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज। ठीक है, फिर यहाँ पे दो तरह से, क्योंकि दो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिवाइड हो गई। यहाँ पे ये दो है, दो इस तरह से, क्योंकि मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में डिस्कशन हो रही है यहाँ पे इस केस में। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज की वजह से ऐसा होता है। ठीक है जी। सम ऑफ फर्स्ट टू आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो हैं वो इरेगुलर रहती हैं, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक तो स्मूथ चल रहा है, लेकिन क्रोमियम के बाद आप देख सकते हो मैग्नीज के नीचे आ गया। तो मैग्नीज में क्या है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहती है मैग्नीज के केस में, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी 716 रहती है। ठीक है, और जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसकी वो रहती है 1510। ये जबकि अगर बात करें क्रोमियम के केस में, तो क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है 653 और उसकी सेकंड है 1590। ठीक है जी। तो यहां से आप देख सकते हो अब दोनों को कंपेयर करके कि किस तरह से वेरिएशन आ रही है, यहाँ पे क्यों वेरिएशन आ रही है, समझ रहे हो। तो सब्लिमेशन एक तो होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, और दूसरी बात जो सेकंड फैक्टर है वो इन दोनों का आप सब्लिमेशन एंथैल्पी देख सकते हो। सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन की बात करें तो क्रोमियम की जो सब्लिमेशन है वो 398 है। क्रोमियम के केस में 398 रहती है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं मैग्नीज की तो वो 279 है मैग्नीज के केस में, ये रहती है। ये क्रोमियम है, क्रोमियम के केस में 398 है, किलो जूल पर मोल की टर्म्स में ही होती है। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो रहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के वो लोअर इन द कंपैरिजन टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। जब ग्रुप 2 के विद रिस्पेक्ट टू हम कंपेयर करते हैं तो लेस देन रहते हैं इनके। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव फेयरली लार्ज आयनाइजेशन एंथैल्पीज रहती हैं एंड वेरी लार्ज एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन भी रहती हैं इन केसेस में। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं इन एलिमेंट्स की वो डिक्रीज कर जाती हैं। ठीक है, बेशक इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पीज मैक्सिमम रहती है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज इनकी रिड्यूस कर जाती है। जिंक की लो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन रहती है और लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी रहती है, लेकिन उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है जिंक के केस में, ठीक है, वो लो रहता है, -0.76 होता है। आपने करके आए हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, -0.76 वोल्ट होती है। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है इसकी जिंक की। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट टू आयनाइजेशन एंथैल्पीज का सम है जिंक के केस में दैट इज वेरी हाई है। ठीक है, जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 908 किलो जूल पर मोल, प्लस सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1730। ये तो इस केस में
in comparison to other elements of the transition series, it has maximum sum of first two ionization therapies, जो इसकी लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को सपोर्ट करता है। इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास M2 पॉजिटिव एंड M जो रहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, along with ionization therapy with the factor of ionization therapy। और आपको पता है ionization therapy फर्दर किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। यानी कहने का मतलब ये है कि घूम फिर के आप लोगों ने लास्ट मोमेंट पे जो एक्सप्लेनेशन देनी है वो एंड पे किसके ऊपर आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर पहुंचना है आपने लास्ट में पहुंचना आकर। तो ये कॉपर का यूनिक बिहेवियर भी इसी तरह से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है जी। हाई एनर्जी ऑफ टू ट्रांसपोर्ट कॉपर टू पॉजिटिव, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो इनिशियल स्टेट में नॉन एक्वस कंडीशन में Cu1 पॉजिटिव स्टेबल रहता है, ठीक है जी, Cu1 पॉजिटिव स्टेबल रहता है उस केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में तो वहां पे Cu2 पॉजिटिव होता है क्योंकि लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है जी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे, वाई Cr2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग, Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल्स होते हैं यहाँ पे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है, वहां पे इसको अच्छी तरह से इलैबोरेट किया गया है। मतलब ओवरऑल इफेक्ट जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया दैट इज विद रिस्पेक्ट टू D कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। इसी तरह से ये डाइवलेंट टू मेटल वैल्यू ऑफ कॉपर इज पॉजिटिव, बट इज पॉसिबली द रिएक्शन फॉर दिस। यहाँ में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को लेकर चलना है आपने दोनों कॉपर के केस में। तो इस तरह से आप लोग इसको एक बार दोबारा से आपने इलैबोरेट कर देना है, थोरोली स्टडी कर लेना है इस चीज एक बार दोबारा से, ठीक है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट, ये आपके टेबल में सारा दिया हुआ है। इस टेबल के विद रिस्पेक्ट टू आयनेशन एंथैल्पीज, हाइड्रेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लेनेशन आप, ठीक है जी। इसी तरह से ट्रांजिशन ट्राइवेलेंट टू डाइवेलेंट आयंस में भी इसी तरह से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अलोंग विद आयनाइजेशन एंथैल्पीज एंड D कॉन्फ़िगरेशन के विद रिस्पेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ द D कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करैक्टर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। बाकी इसको और ज्यादा इलैबोरेट करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी तो थोड़ा सा ही हुआ है, तो आपने इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लेना है, थोरोली रीड आउट कर लेना है टॉपिक।